मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय भोलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं ऑनलाइन की क्लास के माध्यम से शास्त्री तृतीय खंड प्रतिष्ठा के छात्रों को मेघदूत में वर्णित मार्ग का अवलोकन कराना चाहता हूँ, क्योंकि इससे मेघदूत की जो विशेषताएं हैं उसमें मेघदूत की कथा, मेघदूत में प्रकृति वर्णन, मेघदूत के प्राकृतिक सौंदर्य, मेघदूत में महाकवि कालिदास के विचार वैशिष्ट, मेघदूत की विशेषताएं एवं यक्ष द्वारा वर्णित मार्ग, यह सब इस खंड काव्य की कुछ खास विशेषताएं हैं जिस पर चर्चा करना परम आवश्यक है। तो इसी संदर्भ में मैं छात्रों को यह बताना चाहता हूँ कि रामगिरी से अलका के अर्थात यक्षों की नगरी तक जाने के जो मार्ग थे वे कैसे कैसे मार्ग थे, किन किन मार्गों से होकर मेघ को अलका के स्वर्ण महलों में प्रवेश करना है, जहाँ यक्ष की यक्षिणी निर्वासित समय को कुबेर के श्राप के कारण व्यतीत कर रही है। कि मेघदूत में विरही यक्ष मेघ को रामगिरी से अलकापुरी तक का मार्ग बताता है कि कुबेर के श्राप से और यक्ष रामगिरी के घन जंगलों में निवास कर रहा है। यहाँ जनक जननी सीता रुकी थी, स्नान की थी, उसी स्थान पर यह यक्ष निवास कर रहा है। अब यहाँ जो यक्ष है मेघ से याचना करता है कि हे मेघ, तो मेघों में उत्तम हो, दूत प्रेषण में निपुण हो, कुशल हो, मेरे संदेशों को सुगमता से अलका तक पहुंचाने में सफलीभूत हो सकते हो। मैंने तुम्हें इस कार्य के लिए उपयुक्त माना हूँ, इसलिए मैं तुमसे याचना करता हूँ। इसी संदर्भ में वो यक्ष मेघ को नए चमेली के पुष्पों से प्रार्थना करता है
अर्थात मेघ को चमेली के फूल को समर्पित करता है और उसे अपना संदेश पहुंचाने के लिए बार बार निवेदन करता है, क्योंकि कहा गया है गंतव्या ते बस्ती अलका नाम यशस्वराण, अर्थात गंतव्या ते तुम्हें, गंतव्या जाना है, कहाँ, तो यक्षेश्वराणा बसती अलका नाम, जहाँ यक्ष लोग निवास करते हैं उसका नाम अलका है। गंतव्या ते तुम्हें जाना है, कहाँ, तो अलकायाम यक्षस्वराणाम अलका नाम, यक्षों की जो नगरी अलका है वहीं तुम्हें जाना है। रामगिरी से अलका तक के मार्ग में गिरी, नदी, नगर, बनादे का विशिष्ट वर्णन कालिदास ने प्रस्तुत किया है। विद्वानों का यह तर्क या मत है कि कवि कुलगुरु कालिदास को भौगोलिक परिस्थितियों, भौगोलिक स्थानों का पूर्ण ज्ञान था, अर्थात इन भौगोलिक क्षेत्रों से वे पूर्ण परिचित थे। अर्थात आज के समय से और उस समय में प्रथम शताब्दी या चतुर्थ शताब्दी में कालिदास समय माना जाता है, तो उस समय जब यातायात विकसित नहीं थे, ये नेशनल हवाई सड़कें नहीं थी, उस समय भी कालिदास को इतनी भौगोलिक स्थानों का ज्ञान कैसे था, कैसे उनका अनुभव था। उस समय हमारे देश में मुद्रण व्यवस्थाएं नहीं थी, नक्शाएं नहीं छपते थे, फिर भी कालिदास ने जो इन्हें भौगोलिक स्थानों, प्राकृतिक स्थानों का यह वर्णन किया है, इससे यह पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि कवि कुलगुरु ने इन स्थानों का भ्रमण किया होगा, इन स्थानों का परिचय उनसे अवश्य रहा होगा, जिसके आधार पर उन्होंने स्वयं इसे भौगोलिक दृष्टि को प्रस्तुत करने का या इस भौगोलिक स्थानों का सौंदर्यीकरण बतलाने का जो अनुभव था, इससे यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि महाकवि कालिदास उन स्थानों के वर्णन किए हैं या उस स्थान पर निवास किए हैं या उनका जन्म स्थान भी उससे संबंधित है। अतएव आज के वैज्ञानिक युग में भी कालिदास के वर्णन पूर्णतया सत्य ज्ञात होता है। पूर्व मेघदूत में वर्णित मेघ का मार्ग इस प्रकार है, अर्थात जो हमारे
रामगिरी से उसे अलका तक जाने में रामगिरी से मेघ प्रस्थान करे तो माल क्षेत्र में प्रवेश करे, जिसे मालदा या मालवा कहा गया है। फिर आम्रकूट पर्वत को पार करते हुए नर्मदा नदी को पार करे, आज भी छत्तीसगढ़ में यह नदी प्राप्त है, आज भी बहती है। फिर विदिशा से बेतवती नदी को पार करते हुए भीलसा के पास एक पर्वत के पास से गुजरना है, अर्थात निर्विंध्या नदी जो विंध्याचल में निकलती है, उसके मतानुसार मालवा की वर्तमान पार्वती नदी को निर्विंध्या नदी कहा गया है मेघदूत। अवंती की राजधानी उज्जैनी अर्थात उज्जैन में क्षिप्रा नदी को पार करना है, अर्थात उज्जैनी में यह जो क्षिप्रा नदी है उसे भी पार करने के पश्चात ही अलका में जाया जा सकता है। इस प्रकार क्षिप्रा नदी को पार करना है। फिर उज्जैनी के महाकाल मंदिर, क्षिप्रा नदी को पार करके उज्जैनी के महाकाल मंदिर में पहुंचना है मेघ को, और महाकाल मंदिर से गंभीरा नदी एक छोटी नदी है उसे पार करना है, और उसे छोटी नदी गंभीरा नदी तथा क्षिप्रा नदी की सहायक जो नदी है उसे पार करते हुए देवगिरी देवगढ़ को पार करना है। फिर देवगिरी में कार्तिकेय का जो मंदिर है उस मंदिर में जाना है। कार्तिकेय के मंदिर के आगे चरमोती नदी जो वर्तमान में चंबल नदी के नाम से विख्यात है, अर्थात वह चरमोती नदी आज के समय में हमारे भूगोल में चंबल नदी के नाम से जानी जाती है। उस नदी के पास मेघ को पहुंचना है। फिर ब्रह्मावर्त सरस्वती अर्थात हस्तिनापुर के उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र के समेत हस्तिनापुर को पार करते हुए उसके उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र होते हुए अम्बाला जो पंजाब में अभी विद्यमान है, उस अम्बाला को पार करते हुए सरस्वती नदी जो मरुस्थल में आज विलीन है, उस रास्ते को पार करते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है। अर्थात इन नदियों पहाड़ों के वर्णन और नाम से यह ज्ञात हो जाता है कि हमारे महाकवि कालिदास वहीं के निवासी थे, इसलिए उन्होंने इन स्थानों का पर्याप्त रूप से भ्रमण किया था, उनकी अच्छी जानकारी थी, तभी कि उन्होंने
एक के बाद एक दूसरे स्थानों का वर्णन इन्होंने बड़े बखूबी से किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास को इन भौगोलिक स्थितियों की अच्छी जानकारी थी, जिसके कारण उन्होंने एक के बाद एक स्थान को अपने काव्य में उसके सौंदर्य के आधार पर, उसकी विशेषताओं के आधार पर दर्शाने का सफल प्रयास किए। फिर कहते हैं कि अम्बाला के पास मुस्तफ़ाबाद में एक बरसाती नाले के रूप में शेष है कनखल, अर्थात उस कनखल नदी के पास भी तुम्हें पहुंचना है। जो कनखल नदी सालों भर नहीं बहती है, वो बरसाती नालाएँ है जो बरसात के दिनों में ही प्रवाहित होती है, पुनः गर्मी के दिनों में सूख जाती है। अर्थात कनखल नदी के पास भी मेरे को जाना है, कनखल को पार करना है। फिर कनखल के बाद हरिद्वार के समीप हिमालय पर्वत, जिसे मेघदूत में क्रौंचरग नाम की संज्ञा दी गई है, उस पर्वत के पास जाना है। पुनः कैलाश जाने के लिए, मानसरोवर की यात्रा के लिए एक दर्रा है, अर्थात जो गुफा है, उस गुफा से होकर फिर आगे प्रस्थान करना है। अर्थात वो जो दर्रा है वो तत्काल में अर्थात जो वो दारा है उसे पार करके तिब्बत जाने का रास्ता है। उसी दर्रे के द्वारा तिब्बत की मार्ग बना है, तिब्बत जाने का मार्ग है आज। उसको पार करते हुए कैलाश पर्वत तुम्हें जाना है। अर्थात कैलाश महादेव की नगरी, महादेव का निवास स्थल कैलाश, वहाँ तक तुम्हें इन सब रास्तों को, इन नदियों को, इन पहाड़ों को पार करते हुए एक एक करके आगे बढ़ना है। और वहाँ कैलाश पर्वत पर जाकर कैलाश शिखर, मानसरोवर के समेत शिवलिंग की आकृति का वर्णन। अर्थात वहाँ जब तुम जाओगे कैलाश पर्वत पर तो वहाँ शिवलिंग का वर्णन पुनः हमारे कवि कुलगुरु ने किया है। अर्थात उस शिवलिंग का भी दर्शन करते हुए तुम्हें अलका नगरी में प्रवेश करना होगा। अर्थात रामगिर से चलकर छिपरा, बनखल, विंध्य पर्वत, कुरुक्षेत्र, रंग पर्वत, छिपरा नदी को पार करते हुए कनखल, हरिद्वार होते हुए तुम्हें कैलाश पर्वत पर पहुंचना है। और कैलाश पर्वत पर जाने के पश्चात वहाँ शिवलिंग का दर्शन करना है। और दर्शन के पश्चात वहाँ से आगे की तरफ मार्ग है, उन्हीं मार्गों के द्वारा तुम यक्षों की नगरी अलकापुरी में तुम्हें प्रवेश करना है। तो इन सब रास्ते से, इन सब मार्गों को पार करते हुए तुम यक्षों की नगरी अलका नगरी में पहुंचोगे और वहां जाकर तुम अपने भातृजाया से मिलोगे और मेरे संवादों को वहाँ तक पहुँचा दोगे। इस प्रकार मेघदूत में यक्ष ने मेघ के जो मार्ग निर्देशित किए हैं
वो महाकवि कालिदास की अपनी देखी सुनी मार्ग है। उन सब स्थानों का इन्होंने पर्याप्त रूप से भ्रमण किया था, उसकी जानकारी उन्हें अच्छी प्रकार से है, इसीलिए उन्होंने इन सब मार्गों का इस मेघदूत में वर्णन किया है। अर्थात इन्हीं मार्गों को पार करते हुए तुम्हें रामगिरी से अलका तक पहुंचना होगा। इसमें ढेर सारी बाधाएं होगी, ढेर सारी परेशानियां होगी। इन सब को तुम बड़ी ही सुगमता से, सहजता से, सरलता से अपने गंतव्य मार्ग तक पहुंच जाओगे और मेरे संदेश को अपने भाभी से कह पाओगे। यही मेघदूत के वर्णित मार्ग है। पुनः अगली कक्षाओं में फिर मेघदूत की प्रकृति वर्णन, मेघदूत की जो वैशिष्ट है उसकी चर्चाएं की जाएगी। जयतु संस्कृतम जयतु भारत।